नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षाओं को लेकर एक सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत यूपी स्पेशल जीएस और यूपी स्पेशल स्ट्रक्चर और यूपी के बारे में आप लोगों को जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो हैं ही, साथ साथ यूपी के भौगोलिक स्थिति, यूपी की राजनीतिक स्थिति और यूपी में आर्ट एंड कल्चर, यूपी की संग्रहालय, यूपी के मोनूमेंट्स, ये सारी इस क्लासेस में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसी सीरीज़ का हमारा पहला चैप्टर आप लोग देख चुके हैं। जो पहला चैप्टर था वो हमारा था उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और भारत में उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा करता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी और इसके साथ ही हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में कितनी आबादी या उसका कितना क्षेत्रफल है। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर ली है, उसको क्वेश्चन को भी तैयार कर लिया है और उसका PDF भी आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लिया होगा। अब हम लोग आज उसी सीरीज़ का अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं उसकी स्थिति या संरचना, क्लाइमेट स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की क्लाइमेट की जानकारी देखते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से बहुत से क्वेश्चन आते हैं और जब से उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर हुआ है मेंस के लिए, तो उत्तर प्रदेश एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ने वाला है मेंस के रिजल्ट में। तो हम पीटी के साथ ही अपनी मेंस की तैयारी करते चलें, तो जिससे हमें मेंस में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कम से कम ज़रूरत पड़े। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस किया है और उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस को लेकर और मेंस को लेकर और प्री के लेकर क्वेश्चन को लेकर वे एक पर्याप्त जानकारी का एक समावेशन करने की कोशिश किया जा रही है, जिसको आपके आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो क्लाइमेट को देखते हैं, अगले चैप्टर को देखते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चनों का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लाइमेट को देखते हैं। तो पहला है पॉइंट हमारा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से किस कटिबंध में आता है। तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश ट्रॉपिकल रीजन में आता है। किस में आता है? ट्रॉपिकल रीजन में आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस में आता है बच्चों? ट्रॉपिकल रीजन में आता है। किस में आता है? ट्रॉपिकल रीजन में उत्तर प्रदेश आता है, उपोष्ण कटिबंध में आता है। यानी इसकी जो जलवायु है वो कैसी है आपकी? उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। नेक्स्ट देखते हैं, तराई क्षेत्रों में नमी रहती है और दक्षिणी पठार क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती है। जैसा कि आपने देखा था ज्योग्राफी में, उत्तर प्रदेश को 3 पार्टों में बांटा गया था, तराई क्षेत्र, भाबर प्रदेश, मध्य के मैदान और दक्षिणी का पठारी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत बुंदेलखंड आता है। तो बुंदेलखंड रीजन में वर्षा साल भर नहीं होती है, सूखे का सामना करना पड़ता है और वर्षा का औसत वितरण भी कम है। तो उसमें वहाँ पर जब तक ग्रीष्म ऋतु आती है, तो ग्रीष्म ऋतु के टाइम तक होता क्या है, ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती, जबकि तराई के क्षेत्र में पर्याप्त नमी बनी रहती है। ठीक है, अगला देखते हैं, वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। ये जलवायु प्रदेशों का क्लाइमेट स्ट्रक्चर्स में क्लाइमेट का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में इसे कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश कितनी क्लाइमेट जोनों में बटा हुआ है। तो वर्षा, भूभाग और मिट्टी के आधार पर इसे बांटा गया है कितने? 9 प्रदेशों में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेशों में बटा हुआ है। कितने प्रदेशों में बटा हुआ है? जलवायु प्रदेशों में।
यहाँ इस बात पे ध्यान देना कि ये जो जलवायु प्रदेश हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड जलवायु प्रदेश हैं, और ये जो जलवायु प्रदेश हैं वो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक और उसकी उष्णकटिबंधीयता और मानसून के आधार पर बटा हुआ क्षेत्र है। तो ज़रा देखें, एक है आपका आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, यानी जहाँ साल भर नमी बनी रहती है, साल भर ह्यूमिडिटी बनी रहती है, पर्याप्त नमी रहती है, वो आर्द्र है। और जहाँ पर साधारण आर्द्रता रहती है और कुछ जहाँ पर बिल्कुल आर्द्रता नहीं रहती, यानी मैक्सिमम टाइम पर उष्णता रहती है, तो वो आपका कौन सा प्रदेश है? साधारण आर्द्र उष्ण प्रदेश। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। ये एग्रीकल्चर के आधार पर बटा हुआ प्रदेश है और ये आपका जलवायु के आधार पर बटा हुआ प्रदेश है, जलवायु प्रदेशों का है। नेक्स्ट चलते हैं तो हम अब मैप में देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा जलवायु या एग्रो क्लाइमेट रीजन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्रो क्लाइमेट रीजन कितने बताए गए हैं, मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में 9 एग्रो क्लाइमेट रीजन हैं। और यहाँ पे ज़रा देखिए, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने क्लाइमेट रीजन हैं, इस पर ज़रा देखें। उत्तर प्रदेश में 9 क्लाइमेट रीजन हैं। तो सबसे पहला आपका है वेस्टर्न प्लेन, यानी पश्चिम के मैदान, जो आपके ये वाला जो रीजन है मेरठ, शामली, बागपत, ये वाला जो रीजन है वो आपका कौन सा है? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सेमी आर्द्र यानी साधारण आर्द्र दक्षिण वेस्टर्न प्लेट, यानी आर्द्र दक्षिण पश्चिमी प्रदेश, ये वाला रीजन ये वाले रीजन के अंतर्गत आता है, जो आपका हरियाणा, आगरा, राजस्थान से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलें तो मध्य रीजन में आ जाएं तो मध्य रीजन आपका है मध्य मैदान, यानी गंगा का मैदान के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं। दूसरा, तीसरे पे चौथे पे चलें तो चौथा आपका कौन सा है? बुंदेलखंड का रीजन है। कौन सा है बच्चों? बुंदेलखंड का रीजन है। ठीक है, पाँचवें की अगर हम बात करें तो पाँचवा हमारा बघेलखंड वाला क्षेत्र आ जाता है, ये आपका पाँचवा रीजन है। ठीक है, बघेलखंड है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न प्लेन, यानी पूर्व के मैदान, गंगा के पूर्व के मैदान, ये आपका छठवां प्लेन हो जाता है क्षेत्र। यहाँ पे आएँ उत्तर पूर्व का मैदान, ये आपका सातवां क्लाइमेट जोन हो जाएगा। और आठवां आपका सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन हो जाएगा, यानी मध्य पश्चिमी क्षेत्र। और नौवां एक जो पतली पट्टी थी जिसे आपको भावर और तराई क्षेत्र बोला जाता था, ये आपका नौवां प्रदेश है। यानी कुल कितने प्रदेश हो गए हैं आपके? 9 एग्रो क्लाइमेट जोन अलग अलग बता दिए गए हैं। तो इसे आप ज़रा एक बार फिर से देख लें कि कौन कौन से 9 क्लाइमेट जोन हैं। ठीक है बच्चों, ज़रा एक बार देख लीजिए सही से। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कौन से प्रदेश में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। तो सबसे पहला आपका जो प्रदेश आता है वो आर्द्र उष्ण प्रदेश है, यानी जो 2 क्लाइमेट जोनों में बटा हुआ था उसमें हम देखते हैं सबसे पहला आर्द्र उष्ण प्रदेश। तो आष्णोद प्रदेश में कौन से हैं आर्द्र में? एक आपका पहला बिजनौर जिला है, जहां से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। आप लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश में सबसे पहला जिला जहां पर गंगा नदी प्रवेश करती है, तो वो कौन सा है बच्चों? वो बिजनौर है। तो बिजनौर आर्द्र उष्ण प्रदेश का पहला जिला है। इसके आगे देखें मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, शाहजहाँपुर, सीतापुर, बाराबंकी, फैजाबाद, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, मिर्ज़ापुर, ये ज़िले शामिल हैं। ठीक है, जौनपुर, बनारस, मिर्ज़ापुर। तो ये जो आंध्र प्रदेश है बेसिकली आप इसमें ये देखेंगे कि पतली पट्टी वाले क्षेत्र, ज़रा पीछे चलते हैं, पतली पट्टी वाले ये प्रदेश तो शामिल हैं। इसके साथ साथ आपके सेंट्रल वेस्ट ये वाले प्रदेश भी क्या हैं? इसमें शामिल हैं। तो यही प्रदेश आपको यहाँ देखते हैं
कि ये वाले सारे प्रदेश हो गए और पूर्वांचल के भी कुछ क्षेत्र हो गए। ठीक है, तो इसी कारण इसे हम लोग 2 उपभागों में बांटते हैं। देखिए ध्यान से, कितने भागों में? 2 उपभागों में। तो मैंने तुमसे बताया कि एक तो आपका तराई वाला क्षेत्र हो जाएगा और एक आपका पूर्वांचल वाला क्षेत्र हो जाएगा। तराई वाला क्षेत्र, तो पूर्वांचल वाले क्षेत्र से पहले तराई वाले क्षेत्र को देखें तो कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो ये जो ऊपर की पट्टी के ज़िले हैं वो इसके तराई के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें देखें, बिजनौर हो गया आपका पहला ज़िला, दूसरा मुरादाबाद हो गया, तीसरा रामपुर हो गया, चौथा बरेली हो गया, पांचवा पीलीभीत हो गया, छठवां लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, गोंडा हो गया, बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया। तो ये कौन से हैं? ये आपके तराई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं। तराई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इनकी विशेषताओं के ऊपर। तो ज़रा इन विशेषताओं में अगर ध्यान दें तो विशेषताओं बेसिकली हमें देखना होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर धूप कितनी आती है, यहाँ पर वर्षा होती है तो उसका प्रतिशत कितना है, कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है साल भर, टेम्परेचर कितना रहता है। तो यही हम इनका अध्ययन करते हैं। तो ज़रा देखें कि यहाँ पर वार्षिक वर्षा औसत कितनी है, 120 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर। वार्षिक वर्षा कितनी है बच्चों? 120 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा है। अगला देखें, जनवरी माह जो है वो तापमान कितना रहता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जनवरी में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड और जुलाई में औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी सर्दीला मौसम भी नहीं है और यहाँ पे वर्षा तो ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा नहीं है, यानी 18 और 30। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं इसी तरह के। तो ज़रा देखें ये प्रदेश कहाँ पर स्थित है। ये शिवालिक श्रेणी जो हिमालय का सबसे नीचे वाला क्षेत्र है वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि हिमालय की तलहटी में स्थित होने के कारण यहाँ पर क्या है, दलदली क्षेत्र है। अब इस दलदली क्षेत्र का परिणाम क्या निकलता है ये भी समझो। इस दलदली क्षेत्र के परिणाम के कारण यहाँ पे मलेरिया और फाइलेरिया नामक बीमारियाँ भी बारंबार होती रहती हैं। तो आए दिन यहाँ पे पूर्वांचल वाले रीजन में आप तराई वाले रीजन में पानी देखते हैं, बीमारी देखते हैं। और बीमारी का मेन कारण है पानी क्या कि यहाँ पे नदियाँ आती हैं तो हर साल बाढ़ भी ले आती हैं। अगला पॉइंट यही होगा। ज़रा देखो इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो शाहजहाँपुर, सीतापुर, बाराबंकी, फैजाबाद, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर ये ज़िले सम्मिलित हैं। और यहाँ पर अगर हम वर्षा की बात करें तो कितने सेंटीमीटर होती है, औसत वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है, 100 से 120 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आगे देखें, इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कैसी है, पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती है। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम चलें, यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर चलें, तो यहाँ पे आते आते वर्षा कैसी हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, यानी पूर्वांचल से पश्चिम की ओर आप मूव करेंगे, आप जाएंगे पूर्व से पश्चिम, तो वर्षा का वितरण कम होता चला जाएगा। आगे देखते हैं, बनारस और इलाहाबाद में वर्षा क्रमशः 103.8 सेंटीमीटर और इलाहाबाद में 96.6 सेंटीमीटर होती है। इसका काफ़ी प्रभाव काफ़ी कम अथवा ना के समान है। यानी जो पूर्वांचल की जो विशेषताएं हैं वो बनारस और इलाहाबाद में देखा जाए तो काफ़ी कम है। वर्षा की मात्रा इलाहाबाद में, बनारस में जाओगे तो 103 है और इलाहाबाद में जाओगे तो 96 है। यानी वर्षा का वितरण इस क्षेत्र में काफ़ी कुल मिला के कम ही है, जो पूर्वांचल के अन्य जगहों पर वर्षा का काफ़ी मात्रा देखी जाती है। अगली स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। अगली स्लाइड है हमारी उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। ठीक है, अगली कौन सी है, उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। जरा देखें इसमें कौन कौन सी क्षेत्र शामिल हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती मैदान, पश्चिमी मैदान और बुंदेलखंड का पठारी और पहाड़ी क्षेत्र शामिल है। यहाँ पे वर्षा कितनी है, 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक।
कितनी वर्षा है? 80 से 100 सेंटीमीटर तक बच्चों, कितनी है? 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। और जो समानता के आधार पर 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। कितने भाई? 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, जरा इसे देखें। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, इसमें क्या है? मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में कौन कौन आता है? उत्तरी इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद और दक्षिणी शाहजहांपुर आदि इसमें क्या हैं? सम्मिलित हैं। ठीक है, अब आगे पॉइंट देखें। ग्रीष्म ऋतु में कड़ी गर्मी पड़ती है। यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ने का कारण मेन यही है कि ये कर्क रेखा के समीपस्थ स्थित क्षेत्र है, यानी कर्क रेखा के पास स्थित होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है? ज़्यादा रहता है। तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। ग्रीष्म ऋतु में तेज हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। जैसा आप जानते हैं उत्तर भारत में जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं, जो अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगी मई जून में। ठीक है। शीत ऋतु शुष्क एवं कैसी होती है? ठंडी होती है। यानी यहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम है या ना के बराबर है। तो शीत ऋतु कैसी है? शुष्क एवं ठंडी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और जनवरी में तापमान 15 डिग्री से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये मध्यवर्ती मैदान हुआ। अगला देखें तो इस क्षेत्रीय विशेषताएं हैं। इस पर औसत वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर और इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम घटती है। तो यहाँ भी मात्रा क्या है? पूरब से पश्चिम घटी रही है। वहाँ भी उत्तर उस वाले क्षेत्र रीजन में जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था वहाँ भी मात्रा घट रही थी और यहाँ भी पूरब से पश्चिम मात्रा क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। आगे चलते हैं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में आपका आगरा, आपका मैनपुरी, मथुरा, एटा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दक्षिणी सहारनपुर ये ज़िले शामिल हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर औसत वर्षा 65 सेंटीमीटर से कितनी है? 80 सेंटीमीटर तक होती है। 65 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा इस क्षेत्र में होती है। और शीतकाल में अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इस क्षेत्र में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है? यहाँ भी घट रही है, यहाँ भी घट रही है। वर्षा की मात्रा बच्चों याद रखना पूरब से पश्चिम तक लगातार घटती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के निकटतम भागों में वर्षा अधिक और दक्षिणी पश्चिमी भागों में वर्षा कम होती है। दक्षिण पश्चिमी भागों में वर्षा कम होती है। आगरा में 65 सेंटीमीटर वर्षा और मेरठ में 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। समझे? आगरा में यही क्या हो जाएगी? 65, और पश्चिमी क्षेत्र में जाओगे तो मेरठ में यही वर्षा कितनी हो जाएगी? 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बुंदेलखंडीय पहाड़ी क्षेत्र, यानी बुंदेलखंड रीजन की विशेषताएं जरा समझिए। बुंदेलखंड वो क्षेत्र है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। गर्मियों में तो यहां पर ये समझिए कि टेम्परेचर 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है। नोट भी किया गया था पूर्वांचल बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर एक बार तो बांधा में। ठीक है, जरा देखते हैं इसे। बुंदेलखंड पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, दक्षिणी इलाहाबाद ये ज़िले शामिल हैं। यहाँ वर्षा का वितरण देखें तो वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर ही होती है यहाँ पे वार्षिक वर्षा। और शीतकाल में अगर हम जाएं तो शीतकाल में ये वर्षा यहाँ पर टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और ग्रीष्म काल में ये 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ठीक है। यही बात देखो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर टेम्परेचर सर्वाधिक रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक बार बांधा में टेम्परेचर कितना हो गया था? 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक नोट किया जा चुका है इस रीजन में। ठीक है। नेक्स्ट क्षेत्र में चलते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा
पूरब से पश्चिम की ओर चलने पर क्या हो जाती है, घटती जाती है। यानी वर्षा यहाँ भी पूरब से पश्चिम क्षेत्र में घटी रही है। ठीक है बच्चों। इसके बाद उत्तर प्रदेश को कोपेनहेगन द्वारा सम्मेलन जो हुआ था कोप का, उसमें भी उत्तर प्रदेश को कुछ बांटा गया है और वहाँ पर अलग क्लासिफिकेशन करने की बात की गई है। जरा यहाँ पर देखें, कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु शुष्क शीत जलवायु मानसूनी प्रकार है, यानी CWG कैटेगरी में रखा गया है। किस में रखा गया है, CWG कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। अगर और देखें, थनथ्वेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में CBW अर्थात समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार है। यानी थनथ्वेट द्वारा ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु है, जबकि कोपेन कहता है कि उत्तर प्रदेश की शुष्क शीत मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारी है उत्तर प्रदेश की ऋतुओं के बारे में। उत्तर प्रदेश की ऋतु वही सारी ऋतुएं हैं जो भारत की ऑलमोस्ट ऋतुएं हैं, यानी शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, 3 यही मेन ऋतु हैं। तो जरा प्रत्येक ऋतु के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, सीज़न के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक होता है। यानी उत्तर प्रदेश में ठंड का मौसम रहता है अक्टूबर से फरवरी तक, जबकि शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा महीना रहता है जनवरी। सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है, जनवरी है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन सा महीना, कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का ज़्यादा ठंडा है, कौन सा कम ठंडा है, जरा इसे देखें। उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। यानी हम जब उत्तर से नीचे की ओर आएंगे तो टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ मिलता जाएगा। यानी यहाँ पर टेम्परेचर मान लो 12 डिग्री हो तो साउथ में आते आते हो सकता है यहाँ पर टेम्परेचर 18 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए, 18 डिग्री हो जाए। यानी पूरब से उत्तर से दक्षिण में टेम्परेचर बढ़ता जाता है। जरा देखें इधर, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में शीत ऋतु का औसत तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर की भी बात की गई है शीत ऋतु में, तो वो टेम्परेचर आपका 28 डिग्री से 13 डिग्री के बीच रहता है। आगे देखें हम लोग, आगे हमारा है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी एवं पर्वतीय भागों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी एवं पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बच्चों, 10 डिग्री सेल्सियस। कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्रों में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के शीत ऋतु में अगर हम वर्षा की बात करें तो वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों से होती है। ठीक है। और ये औसतन इस महीने अक्टूबर से फरवरी तक 3 से 5 बार वर्षा हो जाती है। ठीक है। यानी ये लौटते हुए मानसून वाली वर्षा आप कह सकते हैं। साइबेरिया से आने वाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली वर्षा के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। नेक्स्ट पर अगर हम मैप के द्वारा वर्षा का वितरण देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये अरब सागर का मानसून है जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, और ये आपका बंगाल की खाड़ी का मानसून है। और ये मानसून जब यहाँ तक जाता है उड़ता हुआ, ये मानसूनी हवाएं, तो यहाँ पे प्रवेश करता है। फिर हिमालय, यहाँ पे ग्रेट हिमालय खड़ा हुआ है, तो ये मानसूनी पवनें यहाँ पर इसे पार नहीं कर पाती और यहाँ से वापस आ जाती हैं। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में पानी बरस जाता है। और शरद ऋतु में या सर्दी वाले मौसम में यह का परिणाम ये होता है कि यहाँ पे छुटपुट वर्षा के मौसम, छुटपुट वर्षा होती रहती है। छुटपुट वर्षा क्या होती है, होती रहती है। ठीक है। तो ये आपका क्या है, वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम यहाँ पे देखें कहाँ पर कौन सी वर्षा है, तो तराई क्षेत्र में आप देखेंगे इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है। क्या होती है, अत्यधिक। इस रीजन में ही वर्षा होती है उत्तर प्रदेश की।
ठीक है। भारत और अगर हम कम से वर्षा करें, सबसे कम वर्षा वाली बात करें तो सबसे कम वर्षा मथुरा क्षेत्र में होती है, यानी उत्तर प्रदेश का वह ज़िला जहाँ पर सबसे कम वर्षा हो तो वो आपका मथुरा है। सबसे ज़्यादा ज़िला की बात करें तो वो आपका गोरखपुर होगा। ठीक है बच्चों। और इसके बाद यहाँ पर वर्षा का वितरण असमान है दक्षिण में। ये जो बुंदेलखंड वाला रीजन है यहाँ पर वर्षा का वितरण असमान है। ठीक है। तो ये वर्षा के वितरण के बारे में आपको मैप द्वारा समझाने की कोशिश करी गई है। तो आप ये समझिए कि इस उत्तर प्रदेश के तराई रीजन में सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि मथुरा रीजन में सबसे कम वर्षा होती है। अगला देखें हम, शीतकाल में चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। भूमध्य सागर के क्षेत्र में चक्रवात जो उठते हैं, तूफान, वो कहाँ धीरे धीरे चलते हुए उत्तर प्रदेश तक या भारत तक दस्तक दे देते हैं। ठीक है। शीतकालीन चक्रवातों द्वारा उत्तर प्रदेश में जो 3, 4, 5 बार वर्षा हुई उसका औसत मात्रा 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम लोग देखते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु समझिए। ग्रीष्म ऋतु का महीना क्या है? मार्च से जून तक का महीना किसके तौर पे जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु के तौर पे जाना जाता है। और प्रदेश में मई एवं जून माह में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है और यहाँ पर औसत तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु के कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री तक चला जाता है और बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, जिसका कारण मैंने तुम्हें बताया था, कर्क रेखा के पास होना है। इसका कारण क्या है बच्चों? कर्क रेखा के पास होना इसका मेन कारण है, टेम्परेचर अधिक रहने का। ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखें तो उत्तर प्रदेश के झांसी एवं आगरा जिलों में अधिक वर्षा, अधिक गर्मी पड़ती है। कहाँ पर? झांसी एवं आगरा में। ठीक है। बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है। कहाँ पर सबसे कम गर्मी पड़ती है? बरेली में। ठीक है। इसके अलावा देखें, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं और इन गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? इन गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। तो गर्मी की विशेषताएं आप समझे कि सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ेगी, सबसे ज़्यादा गर्मी झांसी वाले रीजन में पड़ेगी, आगरा वाले क्षेत्र में पड़ेगी। ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं वर्षा ऋतु। तो शरद ऋतु आप समझे कहाँ से कहाँ तक? अक्टूबर से फरवरी तक। वर्षा ऋतु आप समझे, ग्रीष्म ऋतु आप समझे मार्च से लेकर जून तक। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर वर्षा ऋतु पर। तो वर्षा ऋतु है जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहती है और सर्वाधिक वर्षा 2 माह में यूपी में ज़्यादा होती है और वो 2 माह हैं जुलाई और अगस्त। कौन से हैं? जुलाई और अगस्त। और यहाँ पर जो वर्षा हो रही है वो मानसूनी बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, जिसे पूर्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वा कहते हैं। ठीक है। वर्षा ऋतु का औसत अधिकतम तापमान कितना रहता है वर्षा ऋतु में? 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। न्यूनतम तापमान कितना रहता है? 25 डिग्री सेल्सियस। आगे देखें, आगे हम देखें कि वर्षा ऋतु उत्तर प्रदेश की अधिकतम मानसूनी वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून, जो मैंने बताया था पूरे भारत में सर्वाधिक वर्षा, उत्तर प्रदेश के ही नहीं, मैं पूरे भारत की भी कह रहा हूँ, पूरे भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा अरब सागर की शाखा से नाम मात्र की वर्षा होती है और इस शाखा की अधिकांश वर्षा प्रदेश के दक्षिणी भाग में होती है। अभी आपको बताएं, देखिए ये अरब सागर की शाखा है, बच्चों ये अरब सागर की शाखा है। ठीक है। और ये अरब और ये वाली
आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा है। तो ये क्या है, पश्चिमी घाट के समानांतर चलती है और यहाँ आपकी अरावली पहाड़ी आ जाती है, जबकि बंगाल की खाड़ी की जो वर्षा है वो सीधे मानसून प्रवेश करता है और यहाँ पर जो पूर्वी पठार भी है या पूर्वी घाट भी है वो टूटा हुआ है, तो वो सीधे सीधे प्रवेश करते हुए बिहार के रास्ते से भारत में उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो सर्वाधिक वर्षा इसी से होती है। ठीक है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त महीने में प्राप्त होता है और भारत के आंकड़े 2018 के अनुसार क्या है कि उत्तर प्रदेश में 805.4 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? 805.4 मिलीमीटर। इसमें दक्षिणी मानसूनी यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून की वार्षिक वर्षा 765.4 मिलीमीटर हुई है। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा 18 के अनुसार बहराइच जिले में हुई है, जहां पर 1347.3 मिलीमीटर वर्षा, जबकि न्यूनतम वर्षा कुशीनगर में 227.9 मिलीमीटर हुई है। यानी 2018 का डाटा भी रिलीज हुआ है भारत सरकार के द्वारा, CSR के द्वारा। ठीक है, तो उसने ये बताया कि उसके अनुसार बहराइच में सर्वाधिक वर्षा हुई है, जबकि आपके कुशीनगर में सबसे कम वर्षा हुई है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगली और स्लाइड पर देखते हैं कि भारतीय मौसम विभाग, ठीक है, पुणे द्वारा जारी 30 वर्षीय वर्षा के आंकड़े यानी 89 से 18 तक के अनुसार प्रदेश में कुल वर्षा का 89% भाग हमें दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त हुआ है। ठीक है, किससे होता है? जो 30 वर्षीय डेटा आया है यानी 89% मात्रा हमें किससे प्राप्त हो रही है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। उपर्युक्त अवधि की माध्य वर्षा के आंकड़ों के आधार पर सभी जिलों में गोरखपुर दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। मैंने बताया था सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे प्राप्त हो रही है? गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा की अगर हम बात करें तो सबसे कम वर्षा बच्चों मथुरा में होती है। सबसे कम वर्षा अगर हम बात करें, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र आपका कौन सा है? कम वर्षा वाला क्षेत्र आपका मथुरा है। ठीक है, यहीं पे देखें कि इस दौरान यानी 30 वर्षीय दौरान माध्य निकाला गया तो गोरखपुर में 1245 यानी 1245.3 वार्षिक वर्षा हुई है, जबकि सबसे कम वार्षिक माध्य वर्षा रायबरेली में, यानी इन 30 वर्षों का आंकड़ाई के अनुसार रायबरेली में सबसे कम वर्षा 463.8 मिलीमीटर वर्षा हुई है। लेकिन अगर हम वार्षिक आधार पर वर्षा को देखेंगे तो हमारा आंसर मथुरा होगा, जबकि इसके 30 वर्षीय आंकड़ों के अनुसार जो आया है डेटा उसमें रायबरेली है। दोनों अलग अलग तरह के पॉइंट हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, तो इस पर जरा ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की नदियों में अधिकतम प्रवाह मानसूनी वर्षा से ही प्राप्त होता है। ठीक है, और सामान्यतः पूर्वांचल क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित क्यों रहता है, जरा इसके बारे में भी देख लें। तो आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल इसलिए प्रभावित रहता है क्योंकि नेपाल से और ऊपर से आने वाली इन नदियों के कारण इस क्षेत्र में ये जो तराई वाला क्षेत्र है, पूर्वांचल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा, यहाँ पर पानी एकत्र हो जाता है और बहाव बहुत तेज़ी से आ जाता है। बीच बीच में ये नेपाल से आने वाली नदियों से भी पानी मिल जाता है तो उनमें बहाव आ जाता है, तो पूर्वांचल वाले क्षेत्र में वर्षा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है बच्चों। ठीक है, पूर्वांचल वाले क्षेत्र में वर्षा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये बाढ़ से प्रभावित और बीमारियों से ग्रसित रहता है ये क्षेत्र। ठीक, अब हम लास्ट में देखते हैं, हमारा आज का लास्ट है। 1978 में सबसे भीषण बाढ़ आई थी जिससे प्रदेश में 72.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 225.87 लाख आबादी प्रभावित हुई थी बच्चों। ठीक है, तो राज्य में 240.93 लाख हेक्टेयर भौगोलिक
क्षेत्र की लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर भूभाग बाढ़ की प्रवणता से प्रभावित होती है। तो बच्चों ये हमारा आज का क्या है, आज का आपका टॉपिक था जलवायु क्लाइमेट। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश कितने जलवायु प्रदेशों में बटा हुआ है, उत्तर प्रदेश कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बटा हुआ है, और उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है, किस क्षेत्र में कम वर्षा होती है, और इसका पर्याप्त अध्ययन हम लोगों ने किया अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस जो आज आपको बताया गया है, तो इसको आप वीडियो को बार बार सुनें और इसके जो पॉइंट इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं उसे ज़रूर नोट डाउन कर लें। यदि पीडीएफ की बात करना है तो इस हमारे वीडियो चैनल के सब्सक्रिप्शन में ही इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो आपके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, हमारा प्रयास है कि आप यूपी में जो पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पीटी में तो अच्छा परफॉर्मेंस करें, साथ ही मेंस में भी अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो ये प्रयास करते हुए हम लोग आपसे टॉपिक वाइज मिलते हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद उसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस यानी पूरे वर्ष के उत्तर प्रदेश के स्पेशल जीएस के पॉइंट भी आपसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बराबर, और ये पॉइंट आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इनको आप नोट बना के रखिए। पीडीएफ आपको हमारे लिंक में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब के इसमें लिंक में मिल जाएगा, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है उसमें मिल जाएगा। तो आप वहाँ से ले जाकर इसे वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए और उसमें जूझ कर जीत कर निकलिए। जय हिंद।